एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आर्या और आज हम अपना लास्ट लेक्चर जो चल रहा था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को देख लिया था, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को ऊपर ऊपर से देखा था। आज हम ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, definition of transcription. Transcription is the process by which genetic information present in DNA is copied into RNA. ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए में प्रेजेंट होता है उसको हम आरएनए में कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसक्रिप्शन में होता है। इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सीयूईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, की पॉइंट्स कुछ इसके देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इसमें फॉलो होता है। ए पेयर्स विथ यू नॉट विथ टी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, अब इसमें डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने की बात की गई है, तो जहाँ पे हम ए को टी के साथ पेयर करते थे, अब हम वहाँ पे ए को यू के साथ पेयर करेंगे, है ना। तो जब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो ए को टी के साथ ना पेयर करके ए को यू के साथ पेयर करने वाले हैं। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्शन में खाली एक स्ट्रैंड जो होती है डीएनए की उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। ओनली अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड। डीएनए का कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट जो होता है उनको कॉपी किया जाता है। वाई बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स आर नॉट ट्रांसक्रिप्ट। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं करते। जैसे रेप्लिकेशन में हमारा क्या हो रहा था, दोनों स्ट्रैंड्स को हम कर रहे थे, बट ट्रांसक्रिप्शन में खाली एक क्यों कर रहे हैं। इसका देखो, पहला रीजन क्या है? डिफरेंट प्रोटीन प्रॉब्लम, ठीक है ना। इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट आरएनए सीक्वेंस। डिफरेंट आरएनए मीन्स डिफरेंट प्रोटीन। वन जीन प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट प्रोटीन, कंफ्यूजिंग इन जेनेटिक और इंफॉर्मेशन। अब अगर दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे तो दोनों अपने अलग अलग आरएनए सीक्वेंस बनाएंगे, और जब आरएनए सीक्वेंस अलग अलग होंगे तो डिफरेंट प्रोटीन बनने वाला है। और अगर एक जीन जो है वो दो अलग अलग प्रोटीन बनाएगा तो वहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए पहली चीज़ तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्ट नहीं कराते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन। यहाँ पे RNA formed from both strands will be complementary. They will bind together. That is double stranded RNA. Double stranded RNA cannot be translated. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो RNA बनेगा दोनों स्ट्रैंड्स में वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और दोनों जब एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड RNA कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्ट्रैंडेड RNA कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता है। ओके, अगला क्या होता है? हेंस ट्रांसक्रिप्शन बिकम यूजलेस। इससे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो होता है यूजलेस हो जाता है। देयरफॉर ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्ट। ओके, अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। अब मतलब कि जो डीएनए है उसका जो पोर्शन, जो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर में क्या होता है कि डीएनए सीक्वेंस विया आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस होता है ना, वहाँ मतलब डीएनए सीक्वेंस विया आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। डीएनए सीक्वेंस जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है वो प्रमोटर साइड होती है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? 5 एंड पे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड। प्रमोटर कहाँ पे होता है? 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम में, ठीक है ना। ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड में होता है अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये क्या डिटरमाइन करता है? विच स्ट्रैंड विल बी टेम्पलेटेड, और डायरेक्शन क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन की। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस दैट एक्चुअली गेट ट्रांसक्रिप्ट। ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। ये किसके लिए कोड करता है? mRNA, tRNA, RNA। इसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, लेक्चर में। अब आते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो होता है वो 3 प्राइम एंड में होता है डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। टर्मिनेटर जो होता है वो 3 प्राइम एंड में होता है डाउन स्ट्रीम के और कोडिंग स्ट्रैंड में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट।
सिग्नल्स एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो टर्मिनेटर होता है ये क्या बताता है कि यहाँ पे जो अपना ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म हो रहा है, कॉज रिलीज ऑफ आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। इंपॉर्टेंट रूल, RNA polymerase can synthesize RNA only in 5' to 3' direction. Very important. Again very important. जो RNA polymerase होता है वो RNA को खाली 5' से 3' की डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर सकता है। Therefore, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी 3' to 5' यूज टू मेक RNA। कोडिंग स्ट्रैंड की क्या होगी 5' to 3'। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ याद रखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो 3' से 5' रन करता है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो 5' से 3' रन करता है। सीक्वेंस सेम एज RNA एक्सेप्ट T की जगह पे हम U डालेंगे। डज नॉट कोड डायरेक्टली, नेम इज कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। ऑल रेफरेंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आर मेड यूजिंग कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को ही बेस मान के ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं ये DNA सीक्वेंस का कैसे होता है। सपोज ये अपनी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है ना, और ये उसका सीक्वेंस है, और ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये उसका सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो RNA जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो एक ही जगह ये एक ही जगह पे U आया, T की जगह A की जगह पे U आया, T की जगह पे A आया, G की जगह पे C आया, ऐसे सो ऑन पूरा चलता गया है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि A की जगह पे हमेशा U आया है और T की जगह पे तो देखो A ही आएगा, है ना। तो ऐसे RNA हुआ है फॉर्म, ओके, ये हुआ अपना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट है सेम एज कोडिंग, T की जगह U हो गया है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं, अब ये देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस लोकेटेड ऑन DNA। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन आ जाता है। सिस्ट्रॉन क्या होता है, DNA सेगमेंट कोडिंग फॉर वन पॉलीपेप्टाइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा DNA सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। दो तरह के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक वन जीन वन प्रोटीन मोस्टली इन यूकैरियोट्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक वन mRNA मैनी प्रोटीन मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स। मोनोसिस्ट्रॉनिक वन जीन वन प्रोटीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक वन mRNA से मैनी प्रोटीन, ठीक है ना। मोनोसिस्ट्रॉनिक कहाँ होगा, मोस्टली यूकैरियोट्स में होगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितना भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ ना, ये CUET के पर्पज से लिख रही हूँ, बाकी बोर्ड्स के पर्पज से तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नाउ स्प्लिट जीन इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक जीन्स आर इंटरप्टेड, ठीक है ना। किससे इंटरप्टेड होते हैं वो देख लेते हैं। दो पार्ट से इंटरप्टेड होते हैं, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है। एक्सॉन क्या करता है, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट इन मैच्योर RNA। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, रिमूव DNA RNA प्रोसेसिंग, नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर RNA। एक्सॉन जो होते हैं ना वो होते हैं अपने कोडिंग सीक्वेंस जो कि मैच्योर RNA में प्रेजेंट होंगे, और इंट्रॉन जो होते हैं ना वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इसलिए उनको RNA प्रोसेसिंग के दौरान हटा दिया जाता है, इसलिए वो मैच्योर RNA में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दिस मेक जीन डेफिनेशन मोर कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट नियर प्रमोटर और टर्मिनेटर कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो प्रमोटर या टर्मिनेटर के पास प्रेजेंट होते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं। समटाइम्स कॉल्ड रेगुलेटरी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स और RNA डायरेक्टली। ये प्रोटीन या RNA के लिए डायरेक्टली कोड नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ RNA देख लेते हैं। बैक्टीरियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी CUET के लिए भी, ठीक है ना। इसमें पहला आता है अपना mRNA। mRNA जो होता है वो क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा आ जाता है tRNA, ब्रिंग अमाइनो एसिड, रीड जेनेटिक कोड। rRNA क्या करता है, स्ट्रक्चरल प्लस कैटालिटिक इसका रोल होता है, और क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम, ठीक है ना। ऑल थ्री आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों जो क्या कहते हैं RNA के टाइप्स हैं वो तीनों टाइप्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ RNA पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया। सिंगल RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट्स mRNA, tRNA, RNA। जो सिंगल RNA पॉलीमरेज होता है वो तीनों को ट्रांसक्रिप्ट करता है, mRNA को भी, tRNA को भी, rRNA को भी। स्टेप्स क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के,
पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। अब इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं, उनको देख लेते हैं, उनके फैक्टर्स को क्या रोल होता है। रोल ऑफ सिग्मा एंड रो फैक्टर्स। आरएनए पॉलीमरेज अलोन कैन डू ओनली इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज खाली अकेले इलोंगेशन कर सकता है। इनिशिएशन के लिए क्या लगता है, सिग्मा फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रमोटर। जो सिग्मा फैक्टर होता है उसका काम क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को मतलब हेल्प कराती है कि अपना प्रमोटर तुम पहचान पाओ, ढूंढ लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या लगता है, रो फैक्टर लगता है। रो फैक्टर क्या करता है, हेल्प स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन एंड रिलीज आरएनए। रो फैक्टर का क्या काम होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है और रिलीज करता है आरएनए को, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन विथ सिग्मा और रो चेंजेस स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब सिग्मा और रो का सोचो, इतना बड़ा रोल है ना कि वो पूरे आरएनए पॉलीमरेज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। नाउ बैक्टीरिया लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, सो देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। mRNA in bacteria does not require processing, no introns, no capping or tearing. As soon as part of mRNA synthesis, ribosome attach immediately. जैसे ही mRNA सिंथेसिस होता है वैसे ही राइबोसोम इसमें अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये याद रखने वाली बात है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वो एक साथ हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम और एनर्जी सेव करता है, हाँ सही बात है भाई। ऑलो अलाउज रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस, रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। हेल्प्स बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड क्विकली टू इन्वायरमेंट चेंज, ठीक है। नाउ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज। अनलाइक बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स हैव 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया को अगर ना देखा जाए तो जो यूकैरियोट होते हैं ना उसमें 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में। डिवीजन ऑफ लेबर। आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 तरह के, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तीनों का फंक्शन क्या है, पहला वाला क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए को 28S 18S 5.8S। जो सेकंड होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है एचएनआरएनए को। एचएनआरएनए क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है टीआरएनए 5S, आरआरएनए, एसएनआरएनए। ये 3 के तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे तो ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। दिस स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज एक्यूरेसी एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, ये एक्यूरेसी और रेगुलेशन जो होता है जीन एक्सप्रेशन का उसको इंक्रीज करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसमें क्या आ जाता है, एचएनआरएनए, ठीक है ना। द आरएनए फॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज नॉट फंक्शनल एंड इज कॉल्ड एचएनआरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से बनता है वो फंक्शनल नहीं होता है और उसको क्या कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं। एचएन का फुल फॉर्म क्या है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एचएनआरएनए कंटेन एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ओके। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अपना देखेंगे प्रोसेस ऑफ एचएनआरएनए। प्रोसेसिंग कैसी क्या होती है एचएनआरएनए की, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखेंगे। फॉर एचएनआरएनए टू बिकम फंक्शनल एमआरएनए इट अंडरगोज 3 स्टेप्स। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं, एक्सॉन को करेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया जाता है, और ये किससे होता है, स्प्लाइजियोसोम से होता है। एसेंशियल क्यों होता है, क्योंकि इंट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देन आ जाता है कैपिंग। कैपिंग कहाँ पे होता है, 5 प्राइम एंड में होता है। एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या आ जाता है इसमें, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं, 5 प्राइम एंड में होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, हेल्प इन राइबोसोम बाइंडिंग, एड्स न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, ठीक है। टेलिंग जो होती है वो 3 प्राइम एंड में होता है। एडिशन होता है 200 to 300 एडिनिलेट रेसिड्यू का,
कहाँ पे होता है, 3' एंड पे होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, देन इनहेंस द ट्रांसलेशन एफिशिएंसी। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, देन ट्रांसलेशन वहाँ पे होता है अकर्स ऑन राइबोसोम, ट्रांसलेशन अकर्स ऑन राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। Why transcription and translation are not coupled in eukaryote? Reason, nuclear membrane present होता है, explanation, transcription in nucleus, translation in cytoplasm। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वो यूकैरियोट में साथों साथ क्यों नहीं होता जैसे अपना बैक्टीरिया में हो रहा था, क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एचएनआरएनए को प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेशन कैन नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसको रिमूव किया जाता है बिफोर ट्रांसलेशन। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दीज complexities. Split genes, introns plus exons suggest ancient origin of genome, evidence of RNA world hypothesis. Splicing reflect dominance of RNA in early life. Splicing क्या reflect करती है, RNA की dominance थी पहले. Understanding RNA has led to discovery of ribozymes. RNA की अंडरस्टैंडिंग से हमने क्या डिस्कवर किया है, राइबोजाइम. RNA interference, importance of non-coding RNAs. Now why genetic code was needed? जेनेटिक कोड की क्या नीड थी, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, रेप्लिकेशन में तो डीएनए से डीएनए बन रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बन रहा था, दोनों इजी थे टू बोथ आर इजी टू एक्सप्लेन बिकॉज दे इन्वॉल्व न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेसिस. नाउ ट्रांसलेशन, देयर इज अ रियल चेंज in translation. Nucleic acid that is mRNA is converted to protein that is amino acid. तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, नो केमिकल सिमिलैरिटी, दोनों के बीच में कोई केमिकल सिमिलैरिटी नहीं है और नो कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. स्टिल एक्सपेरिमेंट शोड चेंजेस इन डीएनए टू चेंजेस इन प्रोटीन, ठीक है ना. दिस लेड टू द आइडिया ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज. अब जब डीएनए से प्रोटीन में बदल रहा है तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है उसके बारे में फिर क्या हुआ, आइडिया निकला. अब आता है व्हाट इज जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. जेनेटिक कोड जो होता है वो कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का एमआरएनए में वो डिसाइड करता है कि सीक्वेंस क्या होगा अमाइनो एसिड में इन प्रोटीन. mRNA में क्या होता है, बेसेस होते हैं. प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड, जेनेटिक कोड एक्ट एज अ ट्रांसलेटर. mRNA जो होते हैं उसमें बेसेस होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं उसमें अमाइनो एसिड होते हैं और जेनेटिक कोड जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसलेटर. नाउ ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, जो ट्रिपलेट नेचर था जेनेटिक कोड का वो किसने दिया था, जॉर्ज गामो प्रपोजल था, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर ओनली 4 नाइट्रोजनस बेस, ये तो हमें पता है कि खाली 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, बट देयर आर 20 अमाइनो एसिड, 4 नाइट्रोजन बेस है, बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो अमाइनो एसिड हमारे पास वो 20 हैं. ऑन बेस 1 बेसिस और 2 बेसिस आर नॉट सफिशिएंट टू कोड ऑल अमाइनो एसिड्स. तो जो गामाओल थे उनके लॉजिक क्या थे कि इफ 3 बेसिस आर टेकन एट अ टाइम, जैसे कि 4 तो 64 कॉम्बिनेशन उसका बन जाएगा. दीज कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड कोडोन्स. इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा उन्होंने, कोडोन कहा. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ जेनेटिक कोड. अब ये जो अपना क्या कहते हैं हम जेनेटिक कोड है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे मिला हमें, ठीक है ना. पहला जो था, पहले इसमें जो आते हैं वो आता है हर गोविंद खुराना, ठीक है ना. इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने डेवलप किया केमिकल मैथड टू सिंथेसाइज आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस, होमोपॉलीमर्स, कोपोपॉलीमर्स, ठीक है, कोपॉलीमर्स हेल्प असाइन स्पेसिफिक कोडोन्स टू अमाइनो एसिड. सेकेंड आता है मार्शल निरनबर्ग developed a cell-free system for protein synthesis, used synthetic mRNA. First discovery UUU codes for phenylalanine, very important, ठीक है. now आ जाता है सेवेरो ओका, discovered enzyme polynucleotide phosphorylase, very important. This enzyme
This enzyme synthesize RNA without a template, help in making RNA molecule for experiment. फाइनल आउटकम क्या हुआ? कंप्लीट जेनेटिक कोड टेबल बनी, प्रिपेयर हुई, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, टेबल 5.1 में देख लेना आप लोग, ठीक है। सेलाइन फीचर क्या है अपने जेनेटिक कोड का? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पहले मैंने लिखा है सेलाइन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। पहला क्या है? ट्रिपलेट कोड, ईच कोडोन हैज 3 न्यूक्लियोटाइड, तो टोटल 64 कोडोन है। 61 सेंस कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड, 3 नॉन सेंस कोडोन होते हैं। 64 में 61 जो होते हैं वो कोडोन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, इसलिए उनको सेंस कोडोन कह रहे हैं। और 3 जो होते हैं वो नॉन सेंस कोडोन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। स्टॉप कोडोन, these signals termination of translation। स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, एक होता है UAA, एक होता है UAG, एक होता है UGA। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। नाउ डीजेनरेट कोड, ठीक है ना। मोर देन वन कोड कैन कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड। एक से ज़्यादा कोडोन जो होता है वो भी कोड कर सकते हैं सेम अमाइनो एसिड के लिए। एग्जाम्पल, ल्यूसीन जो होते हैं वो 6 कोडोन्स के लिए कोड करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीजेनरेंसी, हेल्प रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। नाउ अनपंक्चुअल कॉमालेस कोड, कोडोन्स आर रीड कंटिन्यूसली। जो कोडोन होता है उनको कंटिन्यूसली रीड किया जाता है विदाउट गैप्स और पंचुएशन। वंस रीडिंग फ्रेम स्टार्ट इट कंटिन्यूस टिल स्टॉप कोडोन, ठीक है ना। नियरली यूनिवर्सल कोड, सम कोडोन्स कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यू जो होता है वो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है बैक्टीरिया से ह्यूमंस तक हर में, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब छठवां पॉइंट क्या अपना? AUG जो होता है वो डुअल फंक्शन के कोडोन काम करता है, ठीक है ना। AUG कोड करता है मीथियोनिन के लिए और क्या एक्ट करता है? एज अ इनिशिएटर कोडोन। ट्रांसलेशन यूजुअली स्टार्ट्स विद AUG, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सप्लेन्स हाउ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, foundation of molecular biology, genetic engineering, biotechnology, and it also shows the unity of life due to university of codes, ठीक है। अब इसमें आ जाता है अपना जीन DNA रिलेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जीन DNA रिलेशनशिप, a gene is a specific segment of DNA sequence determines mRNA sequence, amino acid sequence of protein। म्यूटेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन DNA अफेक्ट प्रोटीन। म्यूटेशन क्या बताता है कि अगर DNA में जैसे कोई भी चेंज हुआ तो उसकी वजह से प्रोटीन में क्या इफेक्ट आता है, वो म्यूटेशन बताता है। एक आता है अपना पहला पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन सिंगल बेस पे, किसी एक बेस पे में चेंज हो गया, उसे क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। कैन कॉज चेंज इन अमाइनो एसिड। क्लासिकल एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, जीन अफेक्टेड बाय बीटा ग्लोबुलिन जी। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल कोडोन जो होता है वो GAG होता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, तो वहाँ पे म्यूटेट कोडोन क्या आ जाता है? GTG, जो कोड करता है वैलिन के लिए। ये देखना है यहाँ पे, यूजुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए? GAG नॉर्मल के लिए, ठीक है ना। म्यूटेशन के बाद क्या हो गया? GTG हो गया, ठीक है ना। तो GAG नॉर्मल कंडीशन में किस प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था? ग्लूटामिक के लिए। अब जो यहाँ पे T आ गया वो किसके लिए कोड कर रहा है? वो वैलिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है ना, जो कि एक म्यूटेनेंट हो गया। तो यहाँ से ये नॉर्मल से सिकल सेल बन जाता है शेप अपना। तो देखो एक जगह एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कितना अंतर पड़ रहा है ना। तो ये हो गया अपना पॉइंट म्यूटेशन। रिजल्ट हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, RBC सिकल शेप का बन जाता है, और डिसीज यहाँ पे कौन सी हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। शोज दैट स्मॉल DNA चेंज causes major phenotypic effect. Now frame shift mutation, insertion and deletion. Why frame shift is dangerous? Genetic code is read in triplets। ये हमें मालूम है कि genetic code को triplet में read किया जाता है। Insertion और deletion, one or two base pair shift reading frame। अब अगर किसी एक को इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो ना एक बेस को, तो उससे पूरा जो रीडिंग होती है वो रीडिंग फ्रेम जो होता है वो पूरा शिफ्ट कर जाता है। ये आगे हम देखते हैं कैसे। देखो ये है अपना सपोज ओरिजिनल सेंटेंस, ट्रिपलेट कोड है ना, 3 के फंक्शन, ठीक है। राम हैज रेड कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे क्या कहते हैं, हैज़ के बाद ये जो हैज़ और रेड के बीच में एक ऐड कर दिया है बी, ठीक है ना। इंसर्शन ऑफ वन बेस पे एक ऐड किया तो पूरा चेंज,
राम हैज़ बी डी सी ए पी, ये क्या है नहीं मालूम, ठीक है ना। अब देखो, अब यहीं पे दो अगर बेसिस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, बी के साथ आई भी ऐड कर रहे हैं, तो भी फिर पूरा चेंज हो गया। राम हैज़ बी आई आर ई डी सी ए पी, कुछ मीनिंग एक पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है यहाँ पे। तीन अगर ऐड कर दिया तो कोई फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। राम हैज़ बिग रेड कैप, ठीक है ना, तो एक और दो ऐड करने पे पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। बट जो अगर तीन बेस इंसर्शन होगा तो वहाँ पे कोई भी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इनफैक्ट जो रीडिंग फ्रेम होगी वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अब डिलीशन के एग्जांपल्स देखो। सपोज जो ये था राम हैज़ ई डी सी ए पी, ठीक है ना, इसमें आर आपने हटा दिया, मतलब वो जो था राम हैज़ रेड कैप, उसमें आपने आर हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज़ ई डी सी ए पी, यहाँ पास का आर हटा दिया। अब आर के साथ ई भी हटा दिया तो राम हैज़ डी सी ए पी, कोई सेंस नहीं। अब यहाँ पे पूरा आर ई डी ही हटा दिया तो क्या बचा, राम हैज़ कैप, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट के इंसर्शन या डिलीशन से असर नहीं पड़ेगा, एक या दो बेस पेयर अगर हट या ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं उससे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस पेयर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री, नो फ्रेम शिफ्ट, ओनली अमाइनो एसिड एडेड और रिमूव्ड, ओके। नाउ tRNA, द एडेप्टर मॉलिक्यूल, tRNA के बारे में देख लेते हैं। व्हाई tRNA वाज नीडेड, tRNA की जरूरत क्या पड़ी। अमाइनो एसिड कैनॉट रीड mRNA कोडोन, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो mRNA कोडोन्स को रीड नहीं कर पाते। तो जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने प्रपोज किया एक एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये जो एडाप्टर मॉलिक्यूल था यही क्या था, अपना tRNA था। ये क्या था, अपना tRNA था, जिसको अर्लियर हमने क्या बोला, एसआरएनए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या था tRNA का। tRNA के दो इंपॉर्टेंट रीजन थे, एक था एंटी कोडोन लूप जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है mRNA कोडोन के, दूसरा होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो कि 3 प्राइम एंड में प्रेजेंट होता है CCA, बाइंड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ईच tRNA इज अ स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड, ठीक है ना। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। इनिशिएटेड tRNA इज डिफरेंट, नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोवलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख लेते हैं ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड यूजिंग mRNA एज टेम्पलेट। ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड का और क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड यूजिंग mRNA एज टेम्पलेट। इसका पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्लस ATP एक्टिवेटेड, अमाइनो एसिड बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक tRNA कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। देन अमाइनो एसिटाइलेशन, ओके, एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप है। देन राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री का क्या काम होता है, कंपोज्ड ऑफ rRNA 80 प्रोटीन, एग्जिस्ट करता है एज अ स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ठीक है ना। लार्ज सब यूनिट हैज 2 बाइंडिंग साइट्स फॉर tRNA, 20 sRNA एक्ट एज राइबोजाइम, ओके। बैक्टीरिया में 20 sRNA जो होता है वो एज अ राइबोसोम एक्ट करता है। नाउ ट्रांसलेशन यूनिट, पोर्शन ऑफ RNA बिटवीन स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन, क्या होता है, पोर्शन ऑफ mRNA बिटवीन स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन, वो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है। mRNA में क्या होता है, 5 प्राइम UTR एंड 3 प्राइम UTR हेल्प इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन, ओके। उसके बाद आता है इनिशिएशन ट्रांसलेशन, स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन। पहला आता है इनिशिएशन, फिर आता है इलोंगेशन, उसके बाद आता है अपना टर्मिनेशन, ठीक है। अब इनिशिएशन में राइबोसोम बाइंड करते हैं mRNA से, स्टार्ट कोडोन AUG होता है, रिकॉग्नाइज करता है बाय इनिशिएटेड tRNA, ठीक है। इलोंगेशन में क्या होता है, चार्ज tRNA बाइंड सीक्वेंशनली, कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग अकर्स, राइबोसोम मूव कोडोन टू कोडोन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। टर्मिनेशन, स्टॉप कोडोन रीच्ड, रिलीज फैक्टर बाइंड्स, पॉलीपेप्टाइड रिलीज, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया। नाउ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, व्हाट इज जीन रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ व्हेन, वेयर एंड हाउ मच प्रोटीन इज प्रोड्यूस, वो होता है जीन रेगुलेशन। लेवल क्या होता है रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स में, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, RNA प्रोसेसिंग, mRNA ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशनल लेवल।
Regulation in prokaryotes mainly at transcription initiation, controlled by regulatory protein activators repressors. ठीक है, involved operons. ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम देखने वाले हैं. ओपेरॉन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं जिसमें आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन, कॉमन प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटरी जीन. इसमें पहला आता है एक लैक ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है. ठीक है. साइंटिस्ट दो थे, फ्रैंकोइस जैकोब जेनेटिस्ट एंड जैक्वस मोनोट बायोकेमिस्ट. कंपोनेंट क्या थे लैक ओपेरॉन के? पहला था रेगुलेटरी जीन जिसमें आ जाता है आई जीन रेगुलेटरी जीन था जो कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए. देन आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन में ZYA ये तीन चीज थे. Z जो था वो था बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ब्रेक करता था लैक्टोज को, Y जो था परमीएज था जो लैक्टोज की एंट्री कराता था, और A जो था वो ट्रांस एसिटाइलेज था. वेरी इंपॉर्टेंट. देखने वाले अपना वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन को. तो वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन में क्या है? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेजेंट बाइंड्स ऑपरेटर आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक जीन्स ऑफ. जब लैक्टोज एब्सेंट है तो जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है और जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जीन होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं. और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? लैक्टोज जो होता है वो एक इंड्यूसर होता है जो बाइंड करता है रिप्रेसर से. रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट्स जीन्स. जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो जीन को ट्रांसक्रिप्ट करने लगता है. तो यहाँ पास क्या हो जाता है? जीन ऑन हो जाता है. नाउ व्हाई लैक ओपेरॉन इज इंपॉर्टेंट? लैक ओपेरॉन सेव्स एनर्जी, जीन एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन नीडेड. क्लासिक एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन. ओके, एग्जाम ओरिएंटेड की वजह से कीवर्ड्स कुछ देख लो. पॉइंट म्यूटेशन पढ़ लेना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है, राइबोजाइम क्या होता है, ओपेरॉन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है, और लैक रिप्रेसर क्या होता है, ये सब देख लेना. ठीक है. नाउ रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन और इंड्यूसिबल ओपेरॉन. वाई लैक्टोज इज कॉल्ड एन इंड्यूसर. अब ये जो लैक्टोज होता है उसको इंड्यूसर क्यों कहते हैं? लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इट स्विचेस ऑन द लैक ओपेरॉन. जो लैक्टोज होता है वो एक सबस्ट्रेट होता है किसके लिए? फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि होता है स्विच ऑन हो जाता है, जो स्विच ऑन करता है लैक ओपेरॉन को. हेंस लैक्टोज इज कॉल्ड एन इंड्यूसर. इसीलिए जो लैक्टोज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एक इंड्यूसर कहते हैं. ठीक है ना. कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो देख लेते हैं. लैक ओपेरॉन इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज इज एब्सेंट. लैक ओपेरॉन कब एक्सप्रेस होता है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज जो होता है वो एब्सेंट होता है. A very low expression of lac operon always present so that permease is available for lactose entry. बहुत लो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन जब होता है लैक ओपेरॉन का प्रेजेंट होता है तो जो परमीएस होता है ना वो अवेलेबल होता है फॉर लैक्टोज एंट्री. कंपोनेंट ऑफ लैक ओपेरॉन क्विक रिकॉल एक देख ले. आई जीन जो होता है वो होता है कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन. प्रमोटर जो होता है P आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होता है. ऑपरेटर जो होता है वो रिप्रेसर बाइंडिंग साइट होता है. Z जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है. Y परमीएस होता है. A ट्रांस एसिटाइलेज होता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन. एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ओपेरॉन ऑफ. I gene represent protein synthesized continuously. Repressor binds to operator RNA polymerase cannot. ये वही वाला है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है. ठीक है ना, ऑन ऑफ रेगुलेशन का. अब कुछ की एनसीईआरटी कंक्लूजन देख लेते हैं. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट इंड्यूसर्स. ग्लूकोज गैलेक्टोज इंड्यूसर्स नहीं है. लैक ओपेरॉन्स रिमेन एक्टिवली ओनली टिल लैक्टोज इज अवेलेबल. वंस लैक्टोज इज एग्जॉस्टेड ओपेरॉन स्विचेस ऑफ. Regulation by repressor is equal to negative regulation. Lac operon also shows positive regulation, CAP और CMP beyond syllabus. ठीक है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दो, बाकी ये तक देख लेना. बाकी छोड़ना नहीं, पढ़ लेना इसको भी. Now Human Genome Project HGP. What is Human Genome Project? ये एक इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट है. कब लॉन्च हुआ? 1990 में. कंप्लीट कब हुआ? 2003 में. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो ना. एम क्या था इसका? कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम. व्हाई HGP वाज नीडेड? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाई इन डीएनए बेस्ड सीक्वेंस. डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इज इक्वल टू डीएनए सीक्वेंस डिफरेंस. दो इंसानों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही उन दोनों के डीएनए सीक्वेंस के डिफरेंस को दर्शाता है. अंडरस्टैंडिंग जीनोम हेल्प इन डिसीज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन. स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम
कितना होता है 3 × 10⁹ बेस पेयर। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगा था, नियरली 9 बिलियन USD। रिक्वायर्ड क्या था, हाई स्पीड कंप्यूटर्स, डार्क स्टोरेज, न्यू फील्ड दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल क्या था, आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमाइन 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ सीक्वेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टोर्स डाटा इन डाटाबेस, improves tools for data analysis, transfer technologies to industries, addresses ELSI, ethical, legal, social issues। ठीक है ना। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, USA, किसका किसका कोलैबोरेशन था, USA का, वेलकम ट्रस्ट UK से, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना का। मैथोलॉजीज कौन सी यूज हुई हैं, 2 अप्रोच हुए हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTs एंड देन सीक्वेंस एनोटेशन दैट इज ब्लाइंड अप्रोच। एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग में क्या है, आइडेंटिफाई जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। सीक्वेंस एनोटेशंस में क्या है, सीक्वेंस एंटायर जीनोम, लेटर असाइन फंक्शंस। ना सीक्वेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, DNA ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। आगे क्या यहाँ पे है, क्लोन वेक्टर क्या था, BAC था एक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा था YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देन सीक्वेंस्ड यूजिंग सांगर मेथड, सांगर मेथड ने यूज किया था, सीक्वेंस असेंबल यूजिंग कंप्यूटर्स, असाइन टू क्रोमोसोम्स। Now some saline features of human genome. Genome size 3164.7 billion base pair. Average gene size nearly 3000 base pair. Largest gene क्या है, dystrophin, that is 2.4 million base pair. Total gene nearly 30,000. Coding DNA less than 2%. Repetitive DNA major protein. Chromosome 1 most gene 2968. Y chromosome fewest gene, that is 231. SNP is nearly 1.4 million. 99.9 DNA same in all humans. Now application और कुछ future challenges देख लेते हैं. Whole genome approach to biology, understanding disease, cancer development, system biology, personalized medicines. Now DNA fingerprinting. Why DNA fingerprinting is needed? Human either is only 0.1% DNA. Sequencing whole genome every time is expensive and time consuming. DNA fingerprint is fast, reliable and accurate. DNA fingerprint जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है. नाउ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किसके बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई थी? बेस्ड ऑन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए, इंक्लूड मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, शो हाई पॉलीमॉर्फिज्म. क्या शो करता है? हाई पॉलीमॉर्फिज्म. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वेरिएशन एट डीएनए लेवल caused by mutation. If frequency is greater than 0.01 polymorphism, more common in non-coding DNA, inheritable, used for genetic mapping and fingerprinting. ये पूरा बहुत ज़्यादा important है, very important. Now VNTR, that is variable number of tandem repeats, developed by Alexia. Variable number of tandem repeats developed by Alex Zafari. High polymorphic, used as probe, very important. Now steps of DNA fingerprinting, that is classical method. Isolation of DNA, digestion with restriction enzymes, gel electromorphosis, southern blotting, hybridization with radio-labeled VNTR probe, and autoradiography. This is also a very important part, especially for the perspective of CUET. Produce unique banding patterns. Application of DNA fingerprinting. Forensic science, crime investigation, paternity maternity disputes, identification of individuals, population studies, evolutionary biology. Now some important points: lac operon, inducible operon, lactose inducer, HGP have completed 2003 में. Coding DNA less than 2%, coding DNA less than 2%. वही है, DNA finger VNTR based होता है, फाउंडर एलेक्स जाफरी थे. ओके. Now VNTR, variable number of tandem repeats. What is VNTR? VNTR belongs to class of satellite DNA called mini satellite. It consists of a short DNA sequence repeated tandemly. The number of repeats varies from chromosome to chromosome, from individual to individual. जो VNTR होता है वो belong करता है class of satellite DNA से, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट कहते हैं. इसमें क्या क्या होता है? एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है, रिपीट होता है टेंडेमली. तो जो नंबर ऑफ रिपीट है वो वैरी करते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल.
Now why VNTR show high polymorphism? तो कॉपी नंबर ऑफ रिपीट इज हाईली वेरिएबल. जो कॉपी नंबर होता है रिपीट का वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से जो VNTR रीजन होता है वो बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. हेंस VNTR इज आइडियल फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन. तो जो VNTR होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए. नो साइज वेरिएशन ऑफ VNTR का साइज क्या होता है 0.1 KB to 20 KB. Because repeat numbers differ, length of VNTR DR fragments differs in individual. Now VNTR and DNA fingerprinting pattern. After hybridization with VNTR probe, DNA fragments are separated by electromorphosis, hybridized with VNTR probe, and detected by autoradiography. Very important. Result multiple bands of different size. These bands form a unique pattern. This pattern is also called DNA fingerprinting. Now key observation, DNA fingerprinting is unique for every individual, same only for monozygotic twins, different individual, different banding patterns. Okay, now role of PCR in DNA fingerprinting. Sensitive increased by PCR, that is polymerase chain reaction. Advantages, amplifies DNA, requires very small amount of DNA forms a single cell is sufficient. Make technique faster, more accurate, more practical in forensic cases. Application of VNTR based DNA fingerprinting, forensic science, crime investigation, identification of criminals, paternity or maternity testing, resolving parental disputes. Population studies, studying population diversity, migration patterns, genetic diversity and evolution, understanding variation in population. Now current scenarios, nowadays many different probes are used. Not limited to VNTR alone. Modern DNA fingerprinting uses mini satellites, microsatellites, STR, short tandem repeats. So यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं. Thank you for watching. Till then, if you guys have any doubt, please let me know in comment section. Thank you for watching. Bye bye.